तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? श्वसन, कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं, कीट कैसे लेते हैं, मैमल्स कैसे लेते हैं, ह्यूमन कैसे लेते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, जलीय आर्थ्रोपोडा, ये सारी कहानी हो चुकी है ना। फिर हमने आपको बताया था कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। जब सांस हम अंदर खींचते हैं इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब बाहर निकलता है तो एक्सपिरेशन। तो अब वही पढ़ने वाले क्रिया विधि क्या होती है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया विधि में 2 स्टेप होते हैं, ध्यान सुनना। एक को बोलते हैं इंस्पिरेशन यानी प्रश्वसन, और एक बोलते हैं एक्सपिरेशन यानी कि उच्च श्वसन। ध्यान से सुनना। जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा बकल कैविटी ये सब फूल रहा है, सांस अंदर जा रहा है, डायफ्राम क्या हो गया, ठीक है, और बाहर छोड़ते हैं तो क्या हुआ, एक्सपिरेशन हो गया। ओके। इससे पहले बताया था कि हमारे पास 2 मसल्स होते हैं, एक होता है इंटरकॉस्टल मसल, याद है, जो दोनों रिब्स के बीच में होता है। तो आगे वाले को बोलते हैं इंटर और पीछे वाले को, मतलब आगे वाले को बोलते हैं इंटर और इंट्रा मतलब अंदर वाला। याद है, दिखाए थे फिगर बना के। ऐसे 2 मान लो पसलियां हैं, इन 2 पसलियों के बीच में हड्डी है, तो आगे है एक, मतलब हड्डी के पास एक मसल्स है तो आगे है एक, ये मान लीजिए पसली है, इसके आगे मसल्स है और पीछे भी मसल्स है। तो एक इंट्रा था एक इंटर था, याद है ना, एक अंतरा था एक अंतर था, ठीक। तो 2 तरीके का मसल्स था। तो यही हमारे क्या करते थे, हमारे रिब्स को उठाते हैं और फिर नीचे लेके जाते हैं, ठीक। यही सारी कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन 2 तरीके का होगा, पहले को बोलते हैं इंस्पिरेशन, पहले को एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है बेटा वायुमंडलीय दाब को, सॉरी वायुमंडलीय वायु को हम फेफड़े के अंदर ले जा रहे हैं, यानी सांस लेना मिला जुला के। जब हम वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचते तो प्रश्वसन का पार्ट होता है, और जब हम फेफड़े की वायु को बाहर निकालते तो क्या होता है, एक्सपिरेशन का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ठीक, ध्यान सुनना। अंदर लिया तो इंस्पिरेशन, बाहर निकाला तो एक्सपिरेशन। अब कोई बोलेगा अंदर क्या ले रहे हो, वायुमंडलीय वायु ले रहे हो ना, जो एटमॉस्फेयर में वायु वो अंदर जा रही है, और फेफड़े के अंदर का जो एयर है वो बाहर निकल रहा है। ओके, आगे सुनिए। अब इसके लिए जिम्मेदार, अब कोई पूछे आपसे कैसे आप सांस अंदर ले लोगे, भाई कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि बाहर का प्रेशर ज्यादा हो, अंदर का प्रेशर कम हो, तब तो अंदर जाएगा, और जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, वायुमंडल का प्रेशर कम होगा तो बाहर जाएगा। उच्च दाब में क्या होता है, गैसेज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अरे मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है, और तब तक जाता है जब तक दोनों दाब बराबर न। पढ़े हो ना फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं, 9th में नहीं पढ़े? नहीं, कहीं तो पढ़े होगे, कहीं नहीं, ठीक है। सुनना ध्यान से। जब भी वायुमंडल प्रेशर, ठीक है, जब भी फेफड़े के अंदर का प्रेशर, वायु का प्रेशर ज्यादा होगा वायुमंडल प्रेशर से, मतलब सोचिए अगर फेफड़े के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, वायुमंडल का प्रेशर कम हो जाए, तो क्या हवा अंदर आएगी? कभी नहीं, क्योंकि हवा भी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, जैसे ये कमरा बंद रहता है, ये मस्त एग्जांपल है। जैसे ही मैं खिड़की खोलता हूं, गर्म हवाएं बाहर निकलना शुरू होती हैं और ठंडी हवाएं तुरंत अंदर आना शुरू होती हैं, क्योंकि जब ये बंद रहता है तो इसका प्रेशर कम रहता है, वायुमंडल वाले बाहर वाले का प्रेशर जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी एयर गैप होगा तुरंत अंदर आना शुरू होगा, यानी क्या होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैसें चलती हैं। तो फेफड़े के अंदर का दाब यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर, फेफड़े के अंदर का दाब जो होगा यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अगर वायुमंडल दाब से कम है, अगर वायुमंडल दाब से कम है, या उल्टा बोलूं, अगर वायुमंडल दाब अधिक है और फेफड़े के अंदर का दाब कम है, तब अब एयर क्या होगा, अंदर आना शुरू होगा, यानी हम इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो फेफड़े के अंदर का दाब यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तो फेफड़े में क्या होता है, नेगेटिव दाब बन जाता है, ठीक है। फेफड़े में क्या होता है, नेगेटिव दाब बन जाता है, यानी कि अब हम सांस लेना शुरू करेंगे। ध्यान सुनना। उल्टा उसमें क्या होता है बेटा, किसमें, एक्सपिरेशन में क्या होगा कि पल्मोनरी दाब जो है वायुमंडलीय दाब से कम हो जाए, यानी फेफड़े का अंदर का दाब बढ़ जाए, अब तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रापल्मोनरी का दाब क्या है बेटा, वायुमंडल दाब से कम है, और यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी का दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक है। याद रखना, जब बाहर का दाब अधिक होगा और फेफड़े के अंदर कम, तो सांस लेंगे, और जब फेफड़े का दाब अधिक होगा और बाहर कम होगा तो सांस बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कैसे हो रहा है वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, नीट में जो बार बार पूछता है एग्जाम में कि इंस्पिरेशन में क्या होगा, फिर हम बोलेंगे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वायुमंडलीय दाब
इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से जब कम होगा तो सांस अंदर होगा, इंस्पिरेशन होगा, ठीक। लेकिन जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का दाब अधिक होगा वायुमंडल से तो सांस बाहर छूटेगा, यानी कि एक्सपिरेशन होगा। याद आ रहा है? फिर से सुन, बोलो एक ही बात, जब भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा वायुमंडल से सांस अंदर जाएगा, सांस क्या होगा, अंदर जाएगा और फेफड़े के अंदर नेगेटिव दाब होगा, ठीक। अब क्रियाविधि समझते हैं, ध्यान सुनना। प्रश्वसन में क्या होता है क्रियाविधि में, ध्यान। पहला तो ये कि एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब कार्य करना पड़ रहा है, फुला रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहा है आराम से। कितना देर से फुला सकते हो, लास्ट में अपने आप हो जाएगा। देखो हम कर रहे हैं ना, अभी इस प्रोसेस पर ध्यान दो, अपने अपने करके देखो, प्रोसेस दो, कितना देर रोक सकते हो। दूसरा वाला प्रोसेस में दम लग रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है दूसरा प्रोसेस, यानी कि ये एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे भी है, दिखेगा नहीं, जो एक्सपिरेशन होता है वो पैसिव होता है, मतलब उसके लिए दम नहीं लगाना है, खुल गया तो अपने आप ही जाएगा, ठीक। दूसरा बात है, इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टस मसल्स जो है, मांसपेशियां, जो अंतर पसली मांसपेशियां, ये हमारे पसलियों को उठाती हैं, और जब हमारी पसलियों को उठाएंगी तो डायफ्राम क्या होगा बताओ, डायफ्राम क्या होगा बताओ, सोच के देखो। ऐसे कर रहे हो तो डायफ्राम क्या होना चाहिए, चपटा होगा, क्या होगा, नीचे की ओर खसकेगा, चिरकुट, चपटा होगा, क्या होगा, नीचे की ओर खसकना शुरू होगा। ऐसे करो तो प्रेशर दे रहा है, फिर धीरे धीरे नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं, सुन लेते हैं प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये प्रश्वसन जो होता है वो सक्रिय प्रोसेस है। दूसरा क्या है बेटा, लगभग 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये। सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लगभग 2 सेकंड के अंदर होगा ये, ठीक है। डायफ्राम तथा, अब ये देखो, डायफ्राम इस प्रोसेस में, अविनाश इधर ध्यान दे, इस प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम और बाह्य अंतरपसलियां जो होती हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी तो खींचेंगे ऊपर, वही तो चिल्ला रहा हूं तब से। क्या होगा इसमें, डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे पचकेगा, और इंटरकोस्टस मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ऐसे फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो बाहर वाली है उसको खींचेगा, अपलिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, ये इंस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। अगला, डायफ्राम चपटा होकर ऊपर आ जाएगा, सट से चपटा होगा तो ऐसे पिचकेगा तो ऊपर आएगा, और उदर गुहा की ओर नीचे खसक जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा, और एक वाला पार्ट ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, देखिए अर्धवृत्ताकार है, ऐसे है ना, ऐसे समझा थे ना, गुंबज की तरह है। तो जब गुंबज की तरह ऐसे है तो क्या होगा, देखिएगा, गुंबज होगा तो पचकेगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसे जाएगा ना पचकेगा जब। अबे सुन रहे हो तुम लोग, ऐसे है ना ये, देखिए डायफ्राम ऐसे था, ठीक है। अब जब डायफ्राम चपटा होना शुरू होगा, ये पचकेगा, तो ध्यान से देखिए, पचकेगा तो क्या हुआ, ऐसे पचक के जब, तो नीचे नहीं आएगा खसक के, पचकेगा तो ऐसे नीचे खसकेगा, क्या दिक्कत हुआ, पचकेगा तो नीचे खसकेगा। तो ये बात हमने लिखी है, ये हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो डायफ्राम चपटा होकर उदर गुहा की ओर नीचे खिसकता है, जब ये पचकेगा तो ये नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसा है ना, पचकेगा तो ये नीचे आएगा, ठीक। तीसरा क्या है, स्टर्नम जो है, यानी कि उपोस्ती आगे और ऊपर की ओर बढ़ती है। ये स्टर्नम मतलब क्या हुआ, ये हड्डी, ये जो स्टर्नम है रिप्स वाली, ये ऐसे खींच के ऊपर आ जाएंगे। स्टर्नम क्या होगा, स्टर्नम खींच के ऊपर आएगा, स्टर्नम क्या होगा, खींचेगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक। और पसलियां बाहर एवं आगे की ओर उठती है, जाहिर सी बात है, जब स्टर्नम के ऊपर ऐसे 2 पसलियों में मांसपेशियां से खींचेंगी तो क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर उभरेगा, देखते जाइएगा। ये सारे प्रोसीजर है, फिर से सुन लो। जब प्रश्वसन होगा तो पहला क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा क्या है बेटा, 2 सेकंड लगते हैं। तीसरा क्या है, डायफ्राम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल संकुचित कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। चौथा क्या है, डायफ्राम चपटा होकर नीचे की ओर खसक जाएगा। पांचवा क्या है, स्टर्नम, यानी कि ये जो हड्डियां हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, उस हड्डियां क्या होगा, ये ऊपर की ओर आ जाएंगी, ठीक। और पसलियां और बाह जो पसली है, ये सब क्या है, आगे बढ़ जाती है। अच्छा, परिणाम क्या होगा, मतलब ये सब प्रोसेस में क्या होगा, देखिए आप सुन खुद देखिए। फुलाया आपने तो अंदर क्या बढ़ा, आयतन, तो हम बोलेंगे क्या बढ़ गया, वक्ष गुहा का क्या बढ़ गया, आयतन। पहला परिणाम इंस्पिरेशन होने के बाद आयतन बढ़ेगा। दूसरा क्या है, फुसफुस द्रव, क्या दाब कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब आप ले रहे होंगे तो क्या होगा, फेफड़े में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरा देखिए आप, स्पंजी प्रकृति के कारण फेफड़े फैल जाएंगे। अब देखिए सांस भरेंगे ना आप, एयर जाएगा तो क्या होगा, फैलना शुरू होगा। फैलने के लिए कौन बीच में है, पल्मोनरी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में द्रव है जो घर्षण से रोकता, तभी तो फैलता है, ठीक है।
लॉक नहीं हुआ, तुम ही लोग करने वाले हो ना, हम क्या करें बताओ। पहले पूछा मैंने, झिलमिल हो रहा है, ठीक है। अब तो हो गया जो हो गया, अब सही भी नहीं करूंगा, चलो बैठो। ठीक, परिणाम में क्या बोला पहले मैं था, स्पंजी प्रकृति के कारण फेफड़े फैलेंगे, और फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, दोनों लेयर के बीच में द्रव था, वो द्रव घर्षण से बचा भी रहा था ताकि फैल जाइए, ठीक है। और फिर क्या है, फेफड़े के बीच भीतर क्या होगा, वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा। 10 बार बचा चुका हूं, फेफड़े के अंदर का दाब अगर कम नहीं हुआ तो सांस अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लॉ है, नियम है ये, कि प्रेशर गैस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। 10 बार बोला, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। इसलिए अगर फेफड़े देखो, फेफड़े के अंदर क्या है, वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए बाहर की वायु श्वसन मार्ग से होकर फेफड़े में प्रवेश करती हैं, फेफड़े में प्रवेश करती हैं। फिर से सुन लीजिए, फिर से कहानी, ठीक है, बहुत जरूरी है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। कितना टाइम है, बहुत है अभी, ठीक है, ये समझ लो, बहुत बार पूछता है क्वेश्चंस में। फिर से सुनते हैं। श्वसन की क्रिया विधि 2 प्रकार की होती है, पहला है इंस्पिरेशन, सांस ले रहा हूं अंदर, दूसरा एक्सपिरेशन, सांस बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। इंस्पिरेशन कब होगा, मैंने कहा जब भी वायुमंडल का दाब अधिक होगा और फेफड़े के अंदर का दाब कम होगा तो सांस हमेशा अंदर आएगा, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है और वायुमंडलीय प्रेशर ज्यादा है तो इंस्पिरेशन हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब सेम उल्टा हो जाए कि फेफड़े का दाब अधिक हो जाए और वायुमंडल का कम हो जाए तो सांस बाहर निकलेगा, करेक्ट है। कैसे होता है प्रोसेस में, मैंने कहा जब आप सांस ले रहे होते हैं तो डायफ्राम, ध्यान सुनना, जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम और बाहर की जो मसल्स है, इंटरकॉस्टस मसल, ये वाली ऐसे संकुचित होती है तो ऐसे फूलना शुरू होता है, देखिएगा। और जो इंटरकॉस्टस मसल है ये क्या करती है, रिब्स को ऊपर की ओर खींचती है, ठीक। और ये प्रोसेस 2 सेकंड में होता है, और ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें दम लग रहा है, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। आप सुनिए, तो हमने कहा कि जब फेफड़े के अंदर का दाब यानी कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर वायुमंडल दाब से कम हो जाए तब ये इंस्पिरेशन होगा, और फेफड़े के अंदर नेगेटिव दाब है, ऋणात्मक है, तभी अंदर आएगा। दूसरा, ये सक्रिय प्रोसेस है, ये 2 सेकंड में होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर साल पूछ सकता है, डायफ्राम तथा बाह्य अंतरपसलियां या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टस मसल में संकुचन होता है। जब संकुचन होता है लाला तो डायफ्राम चपटा होकर नीचे की ओर खिसक जाता है, उदर गुहा में, एब्डोमिनल, ये एब्डोमेन बोलते हैं, नीचे पेट वाला हिस्सा, ठीक है, एब्डोमिनल में चला जाता है, ठीक। स्टर्नम, ये जो हड्डियां हैं, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम जो होती है सीने की, वो आगे और ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं, खींच के देखिए, ऐसे आता है आगे और ऊपर खिंच जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरकॉस्टस मसल। खैर आगे पसलियां बाहर और आगे की ओर बढ़ जाती है, यही 10 बार लिखा है, ठीक। अब इतना सब कुछ हो रहा है, उसके लिए 2 चीज जिम्मेदार है, पहला कौन, दाब वाला, कि वायुमंडलीय दाब अधिक होना चाहिए। दूसरा, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का संकुचन हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल को अपलिफ्ट कर रही है, स्टर्नम को उठा रही है, ठीक है, उठा रही है तो बाहर और ऊपर की ओर हो जा रहा है, आ रहा है समझ ना। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप खुद देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, पहला तो आयतन बढ़ेगा, इस वक्ष गुहा में जितना है इसका क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, ठीक है, फुसफुस द्रव का दाब कम हो जाएगा, जो पीछे द्रव लगा हुआ है, जो उसको एल्वोलाई सेक के पास है, एल्वोलर वॉल है जो बीच में द्रव है, इसका दाब भी कम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, स्पंजी प्रकृति के कारण फेफड़ा फैल जाएगा, आप भरेंगे सांस लेंगे तो फैलता चला जाएगा। चौथा क्या है, फेफड़े के भीतर, यही वाला, वायुमंडलीय दाब कम, कहा गया, फेफड़े के भीतर वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है तो क्या होगा, नाक के थ्रू सांस क्या होगा, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है हाँ, श्वसन की क्रिया का पहला इंस्पिरेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम दिया होगा, उस डायग्राम में लाए हो तुम लोग एनसीईआरटी, नहीं, ठीक है, उस डायग्राम में बायो पढ़ने मत आया करो बिना एनसीईआरटी के, ठीक है ना, बायो पढ़ने आज के बाद आना मत बिना एनसीईआरटी लिए। टेक्निकली तो सबके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, किसी एक ने ठेका तो ले नहीं रखा है कि एक ही के पास होगा तभी काम होगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, इंस्पिरेशन हो रहा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में होता है आराम से होता है। देखिए ये देखिए बाहर से हवा आ रही है, देखिए हवा का सिंबल दिख रहा है आपको,
हवा बाहर से आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? सर वायुमंडलीय दाब का प्रेशर फेफड़े से अधिक है, इसलिए अंदर आ रहा है। ठीक है, अंदर आते आप देखिए, नोटिस करिए, इस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, देखो फैला हुआ है, पहला चीज। रिब्स और स्टर्नम उठ गए, रेज मतलब उठना, रिब्स और स्टर्नम क्या हो गए? उठ गए। रिब्स और स्टर्नम क्या होता है? उठ गए। तीसरा देखिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये पहले वाले में देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है थोरैसिक वक्ष गुहा का, और ये दोनों देखिए अपलिफ्ट हो रहे हैं, अपलिफ्ट मतलब ऊपर जा रहा है, और ये डायफ्राम संकुचन हो रहा है। उल्टा देखिए, जब हवा बाहर निकल रही है, इसका आयतन कम हो जा रहा है, देखिए इसके छोटे में कंपेरिजन में छोटा है, आयतन बाहर निकल रहा है। स्टर्नम और रिब्स वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं आराम से। ठीक है, थोरैसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा का आयतन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और तीसरा, डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे टाइट हुआ था फिर ऐसे आ जाएगा, समझे? जो टाइट हुआ था ऐसे, देखो यहाँ पे, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। दिख रहा है तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम? ये कैमरे में दिख रहा है? ये रुक जा, कौन सा वाला हिस्सा दिख रहा है? ये वाला? हाँ, अब कौन सा दिख रहा है? ये वाला जो हिस्सा है, ये इंस्पिरेशन वाला पार्ट है। यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ऊपर स्लूट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब एक्सप्रेशन हो रहा है, एयर बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है, स्टर्नम वापस पोजीशन में, डायफ्राम रिलैक्स हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन हमने पढ़ लिया उस वाले बोर्ड पे। एक्सप्रेशन देखिए, एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंस्पिरेशन में क्या होता है, ध्यान सुनना, इंस्पायरेशन यार, इंस्पिरेशन नहीं। इंस्पायरेशन में क्या होगा? जब वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, फेफड़े में कम तो जाएगा। इसमें क्या होगा? जब हम कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, या फेफड़े का प्रेशर, या फेफड़े में वायु दाब अधिक होगा वायुमंडली से, तो क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो गया। मैंने बोला आप एकदम मेहनत कर रहे हो ना, उठा रहे हो, इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, लो एक्टिव प्रोसेस। लेकिन ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है। क्या इसमें दम लगेगा सांस छोड़ने में? नहीं, सांस लेने में दम लगता है। फेफड़ा किसी का खराब हो तो देखो ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या है? पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब होता है बेटा निष्क्रिय प्रोसेस है। इसको लगने में कितना सेकंड लगता है? कम से कम 3 सेकंड। ये क्या होता है? इसमें किसी भी मांसपेशियों का संकुचन पंकुचन नहीं होता, वापिस आता है जी। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, 3 सेकंड लगता है, कोई मांसपेशियों का संकुचन नहीं होता। अब इसमें क्या होता है? जो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जो इंटरकॉस्टल मसल एकदम रिलैक्स, वो साथ दोनों को दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, शिथिल। कहेंगे भाई आराम से रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा बेटा? अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। डायफ्राम, उरोस्थी, उरोस्थी मतलब स्टर्नम, और पसलियां अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। स्टर्नम जो ऐसे उठा हुआ था, उठा कौन था? इंटरकॉस्टल मसल, वो अब क्या होगा? धीरे धीरे रिलैक्स होगा, तो ये भी अपनी वापसी में आ गई। डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी अपने वापसी स्थिति में आ गया। बस, ठीक है, तो तीनों को तीनों क्या होंगे? अपनी वापसी स्थिति में, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 चीज होगा इसमें। क्या होगा? पहला तो पैसिव है, दूसरा 3 सेकंड लगता है, तीसरा किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होगा, चौथा डायफ्राम और जो बाह्य अंतर पसलियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी। ठीक है, बाह्य वाली, एक्सटर्नल वाली, उसमें इंटरनल खींच रहा था और यहाँ पे एक्सटर्नल क्या करेगा? रिलैक्स कर देगा। ठीक है, डायफ्राम यानी कि डायफ्राम, उरोस्थी माने कि स्टर्नम, और पसलियां यानी कि रिब्स, सब के सब वापस स्थिति में आ जाएंगे, सामान्य स्थिति में। परिणाम क्या होगा? मैंने बताया था वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, आपने डायग्राम में देखा। फेफड़े पे जो वक्ष पिंजरे का दाब बढ़ जाएगा, फिर से दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा फेफड़े के अंदर, तभी तो आएगा, तभी तो बाहर निकलेगा। तीसरा, फेफड़े में भरी हुई हवा श्वसन मार्ग द्वारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इन सब कंडीशंस में, ये तो हो गए दोनों में। आप देखिए, नोटिस करिए कि सामान्य श्वसन को हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, मतलब सामान्य श्वसन को हम उदर श्वसन भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों की सहायता से प्रश्वसन, मतलब मांसपेशियों की सहायता से आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। जल्दी से खींच दे, रिलैक्स कर दे, खींच दे, रिलैक्स कर दे। ठीक है, तो क्या हो गया? हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोर्सफुली ब्रीथिंग, बलपूर्वक। क्या है? तुम लोग नहीं करते हो? कैसे करते हो? जब आपको पोल्यूशन में जाए तो आप सांस कैसे लेते हो? जब पोल्यूशन जल रहा हो कबाड़ बाड़, तो सांस लेते हो वैसे कि नहीं? तो उसी की बात हो रहा है, फोर्सफुली सांस लेने की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप डायग्राम में बहुत ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, आप ये स्टर्नम फैलता है ऐसे, इसका आयतन बढ़ता है और डायफ्राम संकुचन होता है।
तो ये इंस्पिरेशन में होता है। अगर डायग्राम को दूसरा देखेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है ऐसे, है, और डायफ्राम अपनी पुरानी स्थिति में आता है, आयतन कम हो जाएगा तो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं तुमको? क्या नाम है इसका, जो भी नाम हो, ठीक है। तो मिला जुला के हम क्या कहने वाले हैं, हम ये कहने वाले हैं कि ब्रीथिंग, फिर से सुनिए। अच्छा एक और चीज, जब कभी कुछ अटक जाता है तो जो आपका पेट होता है उसके पेट से जस्ट 2 उंगली ऊपर करके यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगाते हैं, ऐसे खींचते पड़। तो अब यहीं पे डायफ्राम है, ध्यान सुनना, यहीं पे डायफ्राम है, डायफ्राम बचता है, फेफड़ा बचता है, तो सांस जबरदस्ती हम बाहर निकालते हैं। किसी का सिक्का अटक जाए या किसी का कुछ अटक जाए तो हम करते हैं ना, कुछ अटकता है तो ऐसे करते हैं बलपूर्वक। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टमक से, ये स्टमक है, इसके 2 उंगली ऊपर ऐसे करेंगे और 2 उंगली ऊपर, 4 यहाँ पे ऐसे पकड़ के प्रेशर ही ऐसे करके ऐसे ऐसे करेंगे तो दाब आए। ये तो पतला है, क्या है, इसको एग्जाम्पल आगे प्रबंधन फेमस हो जाएगा, रहने दे। समझ रहे हो? ऐसे पकड़ते हैं हम, उसके मान लो पेट है, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दबाएंगे। अभी क्या होगा, ये प्रेशर जो वक्ष हुआ के अंदर भरा हुआ दाब है और डायफ्राम, इस दोनों क्या होगा, संकुचन होना शुरू होगा, दबने लग जाएंगे और क्या, फुलफुली एयर बाहर निकलेगा। वीडियो डालिएगा ना यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको ऐसे, ठीक है। इसमें भी ऐसे काम आता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं चाकू मार दूं या किसी ने आपको लड़ाई में चाकू मार दिया, आपको फेफड़े में घुस गया, तो क्या चाकू को निकालना है? नहीं, चाकू जैसे वैसे रहने दो, चाकू जैसा है वैसे ही रहने देना है। क्यों सर? जैसे आप चाकू निकालोगे उसका वॉल्यूम घट जाएगा भाई, जो चाकू ने जगह घेर रखा है तो फिलहाल वो आपको सांस लेने में मदद कर रहा है, लेकिन जैसे आप निकालोगे उसने क्या किया, पंचर कर दिया। पंचर मतलब समझ रहे हो ना, एयर अब लीक हो रहा है, सांस लेना भी चाहोगे तो भी नहीं ले पाओगे। क्या डायफ्राम को पंचर कर दिया जाए तो भी सेम स्थिति है, ठीक है। तो डायफ्राम पंचर करने पे या फेफड़ा पंचर करने पे आप सांस नहीं ले पाओगे, आप प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाओगे। प्रेशर जब तक क्रिएट नहीं होगा तब कैसे होगा? आप बार बार बोल रहे हो ना कि प्रेशर फेफड़े के अंदर का दाब कम होगा तो वायुमंडलीय दाब से आएगा, जब फेफड़े के अंदर का दाब अधिक होगा तो बाहर जाएगा। कैसे अधिक होगा? जब वो लीक हो जाएगा। तो कभी कोई चाकू मार दे तो निकालने का नहीं। जब आप जाएंगे साइंस और इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे, फॉरेंसिक साइंस वगैरह में, तो ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई चाकू मार दे तो चाकू वैसे को वैसे रहने देना है। ये नहीं कि बचा रहे लाओ निकाल दे, गया। चाकू घुसने में जितना डैमेज नहीं करेगा उतना डैमेज क्या करेगा, निकालने में, ठीक है। तो चाकू लग जाए तो छोड़ दो, सरिया घुस जाए तो छोड़ दो, ऐसे लेके हॉस्पिटल जाओ। होशियार बनने का नहीं, ना किसी को बनने देने का। अगल वाले लोग कहते हैं जो है नहीं किसी काम को, जबरदस्ती होशियार बनते हैं। मछली मार रहे हो, कांटा चुभ जाए तो कांटे का आगे वाला हिस्सा तोड़ के फिर निकालने का, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो जाए, डायफ्राम पंचर हो जाए, पंचर मतलब छेद, या लंग्स में पंचर हो जाए, हमेशा ये आपके लिए खतरे का घंटी है। ओके, खतरे का क्या है बेटा? ये घंटी है। ध्यान सुनना, खतरे का घंटी है। इसके अलावा खतरे की घंटी है ना, 1 मिनट का समय दीजिए, कोई बोलेगा नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी तो था बहुत सारा। रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि वेरी हाई नंबर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट इन द लंग्स। किसी लंग्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा एल्वेलाई प्रेजेंट हो, किसी लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एल्वेलाई प्रेजेंट हो, ये नीचे नहीं ना आ रहा है ये नाम इसका, तो कॉपीराइट हो जाएगा, वो भी दिक्कत है, ठीक है। देखो इसमें पूछा है एक्सपायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला, डायफ्राम शिथिल हो जाता है और इंटरकॉस्टस मसल भी शिथिल हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचन, और इंटरकॉस्टल मसल भी का भी संकुचन होगा, दूसरा। तीसरा ऑप्शन कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम मसल फिर से क्या होगा, संकुचन हो जाए। चौथा है इंटरकॉस्टल मसल का संकुचन। क्या किसी चीज का संकुचन होता है एक्सपायरेशन में? नहीं, अभी तो पढ़ा आपने। एक्सपायरेशन के अंदर, ठीक है, उच्च श्वसन के अंदर कोई भी चीज का, किसी भी मांसपेशी का कोई संकुचन नहीं होता। होता क्या है, डायफ्राम और बाह्य इंटरकॉस्टस मसल क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। पूछा हुआ सवाल है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग रिफर टू। एब्डोमिनल ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ब्रीथिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 नॉर्मल ब्रीथिंग, हाँ सामान्य श्वसन कहलाता है। ऑप्शन 2 स्लो ब्रीथिंग, नहीं। ऑप्शन 3 फास्ट ब्रीथिंग, नहीं। फोर्सफुली ब्रीथिंग, बिल्कुल नहीं। फोर्सफुली ब्रीथिंग कब होगा? जब हम अतिरिक्त मांसपेशियों की सहायता से जबरदस्ती सांस लेना जल्दी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फोर्सफुली। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? इसी से सारा क्वेश्चन है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, अभी पढ़ाया नहीं है। हाँ देखो, इफ एक्सपायरेशन वॉल्यूम इज दैट, ये भी नहीं। एयर सैक इज अ डेड सेल, ये भी नहीं, ठीक है।
आप सुनते जाइएगा, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको, मेरे कहने का मतलब वो सवाल आएंगे, और जो सवाल आएंगे ना, तुम्हारा दांत चियाने से काम नहीं चलेगा। दांत फाड़ देने से अगर काम चल जाता तो बात ही क्या थी। समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है ना तुमको। ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। इसका नाम क्या है? गैस सेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। कहाँ गया क्वेश्चन इसका? बड़ा खुश हो रहा है ये। कई लोग कह रहे थे नाम रखने से वीडियो वायरल हो जा रहा है। लोगों को मामा के यहाँ जाना है, पढ़ना नहीं है। हमारे क्लास में कई महान हस्तियां हैं जिन्होंने सारे कस्मे वादे तोड़ के मामा के यहाँ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। नाम क्या है? अविनाश, जो करता है सबका सत्यानाश, फेमस आदमी। इनको मामा के यहाँ जाना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है। देखो अभी भी चिल्ला रहा है जाना है। ऐसे सब लोग तो चले आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, जो असर्शन रीजन होता है ना, सुनने ध्यान से, इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनना, कि इंस्पायरेशन कैन अकर ऑफ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक। मतलब कह रहे हैं कि जब प्रश्वसन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी दाब, उस वाले देखिएगा, उस वाले बोर्ड पे, इंट्रा पल्मोनरी दाब जो है वायुमंडलीय दाब से कम हो। क्या ये सही लग रहा है आपको? बोलिए। हम बोल रहे हैं कि प्रश्वसन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से कम होता है। तो क्या लाइन सही है? हाँ देखो सामने लिखा है, सही है। रीजन दिया है उन्होंने, क्या रीजन? देखो ये लाइन तो सही है, कथन बोलते हैं, ऐसा मतलब कथन सही हुआ। रीजन देखिए कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। मतलब कि इंस्पिरेशन तब शुरू होता है जब डायफ्राम और अंतर पसलियां शिथिल हो जाती हैं। क्या है सही है? प्रश्वसन तब शुरू होगा जब डायफ्राम और अंतर पसलियां शिथिल हो जाएं, तभी होगा। बिल्कुल नहीं, तो रीजन गलत हो गया। हुआ ना रीजन गलत? ये इसमें तो एक्सपिरेशन होता है, उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है क्या दोनों असर्शन रीजन कथन और कारण सही है? जवाब है नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या दोनों सही है? नहीं। क्या असर्शन सही है, कथन सही है, लेकिन रीजन गलत है? तीसरा सही हो गया। किसी ने कहा था कथन वाला सवाल कैसे आता है? ऐसे आता है। मामा के यहाँ जाएंगे तो और नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। मामा के यहाँ जाएंगे तो और नहीं आएगा। आ गया समझ में? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इससे पहले कि आप लेट हो जाए, वाला गाना आ जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। टेस्ट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं तुम लोग के? 180 में से फिजिक्स का टेस्ट हुआ तो कितना नंबर आया था? अरे 94 आ रहा है, 95 आ रहा है। कितना आया था तेरा? 98 नंबर आ रहा है 100 में से, 180 में से। तेरा कितना आया था जी? प्रिया बता, नंबर बता। 75 नंबर आ रहा है ना। तेरा कितना है अविनाश? 54। और तेरा कितना है प्रभंजन? अब औरों का क्या ही बोले, इनका 49 आया। देखो अर्धशतक मार रहे हैं। कहने का मतलब है आपको फिजिक्स में से 180 में से कम तो 140-45 नंबर आना चाहिए। अगर 140-45 नंबर नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार। बायो में अगर 300 नंबर से ऊपर नहीं आएगा तो बायो पढ़ना बेकार। तो फिर सपना छोड़ दो, ठीक है ना। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जो जो सपने बस देखते हैं ना, सपने, अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था, क्या बोला था? खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। नींद में तो सभी देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड सक्सेस हैव नो शॉर्टकट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में, याद रखिएगा। सक्सेस हैव नो शॉर्टकट। और इसीलिए कहा जाता है सफल लोग, ध्यान सुनना, कि जीतने वाले कोई अलग सा कार्य नहीं करते। इस लाइन को सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, कि जीतने वाले लोग कोई अलग सा कार्य नहीं करते, वे हर कार्य अलग ढंग से करते हैं। क्या बोला हमने? जीतने वाले लोग कोई अलग सा कार्य नहीं करते, हर कार्य अलग ढंग से करते हैं। समझ में आ रहा है तुमको? तो डोंट मेक अ स्टूपिड टाइम टेबल एंड समथिंग लाइक दैट। सिंपल सा एक लॉजिक रखो, मुझे दिन भर में तीनों विषय पढ़ना है, तीनों का टाइम टेबल तैयार रखो। डोंट शेयर इट किसी अपने सहपाठी बोलते हैं ना, क्लासमेट से मत शेयर करो, नजर लगता है पहले ही।
सच है ये सब, जो नहीं मानता है सच है, ठीक है। और लड़ाई में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया पढ़ लो, ठीक है। दो बहनें की खूनी भरी लड़ाई ऐसा ना हो जाए, क्यों, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ब्रीथिंग ऑफ दो होता है, पहला होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, फिर फेफड़े के अंदर कम होगा, सांस अंदर जाएगा। एक्सपिरेशन तभी होगा जब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, फेफड़े का अधिक होगा, उल्टा जाएगा। ये एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय, ये निष्क्रिय प्रोसेस है। ये 2 सेकंड में होता है, ये 3 सेकंड में होता है। ये लगभग इसमें क्या होता है, डायफ्राम और मांसपेशियों का संकुचन होता है, इसमें किसी चीज का संकुचन नहीं होता, इसमें किसी चीज का संकुचन नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होती हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। आ रहा है समझ में? इसमें क्या होता है, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, इसमें वक्षगुहा का आयतन घट जाता है। स्टर्नम अपलिफ्ट होगा, इसमें स्टर्नम वापस आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? उधर गुहा से सांस लेंगे तो उसको सामान्य श्वसन कहेंगे, ये भी आया क्वेश्चन। जब अतिरिक्त मांसपेशियों का प्रयोग कर देंगे तो जबरदस्ती सांस लेना फोर्सफुली हो जाता है, सांस लेना फोर्सफुली श्वसन हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? हाँ, आ रहा तो लिखिए, मौज मत करिए।